हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज जानते हैं किसे कहते हैं। तो एनी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल रिसोर्स। मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट, एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा कंपोनेंट जैसे कि व्यक्ति अपने वेलफेयर के लिए या अपने कल्याण के लिए उसे उपयोग करता है। प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी घटक जिसका उपयोग मनुष्य अपने कल्याण को बढ़ावा देने के लिए करता है, क्या कहते हैं उसको? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें तो जो नॉन लिविंग है, तो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? आपके नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट हैं नेचर के। और अगर बायोटिक की बात करें तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट हैं नेचुरल रिसोर्स के। इन सभी चीज़ों का यूज ह्यूमन क्या करता है? अपनी ग्रोथ के लिए इसको यूटिलाइज करता है। ओके, तो इनको यूटिलाइज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की जो मेन प्रॉब्लम है तो वो है अनइक्वल कंजम्पशन, मतलब असमान खपत। दुनिया में क्या है, जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कर रही हैं, और जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, जो मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलपिंग नेशन हैं, वो अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर यूएसए या और भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे, है ना। तो अगर आप उसका यूज ज़्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द डेवलपिंग नेशन ऑल्सो ओवर यूज मैनी रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है तो वो भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए इंडिया ही ले लीजिए, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हाउएवर द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, उसके बावजूद भी जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन है पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल, मतलब प्रति व्यक्ति, ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज अप टू 50 टाइम्स ग्रेटर देन इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं समझ लीजिए उससे 50 गुना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में यूज किया जाता है। वैसे भी इंडिया देखिए डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है उससे 50 गुना ज़्यादा यूज अब इंडिया में ही आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना। एयर का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, मिनरल्स का यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो इससे 50 गुना ज़्यादा यूज किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्री में, जो विकसित देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांस्ड कंट्रीज प्रोड्यूस ओवर 75% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री वेस्ट। जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो विकसित देश हैं, तो लगभग 75% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जितना भी ग्लोबल में जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है, तो उसका 75% एडवांस्ड कंट्री या विकसित देश के द्वारा निकलता है ना। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल है तो उनका भी कंजम्पशन डेवलप कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। जो फॉसिल फ्यूल मीन्स बर्निंग फ्यूल, जिनको आप जला सकते हो, तो उनका यूज डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। देयर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड टू इज़ मच ग्रेटर एज वेल एज देयर वेस्ट। मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका फूड कंजम्पशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब खाने की जो कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए यूएसए में, अमेरिका में अगर देखा जाए, तो वहाँ पे 4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, जो कि पूरे वर्ल्ड
का जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका 25% वो कंज्यूम करते हैं। सोचिए, सिर्फ 4% पॉपुलेशन है और कंजम्पशन कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक विकसित देश है। ओके, तो रिसोर्सेस बेसिकली यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कैसे रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। पहला नेचुरल रिसोर्सेज है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन मतलब कि जो मैन मेड है, तो उसमें आपका स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूट आ गया और क्वांटिटी क्वालिटी ये सब चीज़ें आ गई। और नेचुरल रिसोर्सेज में आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना। रिन्यूएबल मतलब जिनको आप दोबारा जनरेट कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल को दोबारा जनरेट आप नहीं कर सकते हो। तो रिन्यूएबल में आपके ये आ गया पहला कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर ये कंटिन्यूअस हैं, है ना। और नेक्स्ट है जो बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपके फॉरेस्ट आता है और वाइल्ड लाइफ आता है। नॉन रिन्यूएबल में दो टाइप की हैं, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल। जैसे मेटल है, मेटल मेटल को आप क्या रिसाइकल कर सकते हो, है ना। मतलब मेटल जल्दी ख़त्म नहीं होता है। मतलब जैसे अगर कॉपर को ले लीजिए आप, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होएगा, बहुत सालों तक चलता रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे कुछ खोज हुई है ना, जैसे अभी एक सीरीज आई थी सिनोली, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे उसमें, तो तांबे का बहुत ज़्यादा यूज किया गया। मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे पाई गई तांबे की, तो वो लगभग 4,000 साल पुरानी है, और वो सोचिए अभी भी वो उसी तरह है एग्जैक्ट, है ना। तो मेटल जल्दी से मतलब उस डिकम्पोज नहीं होता है। और जो नॉन रिसाइक्लेबल हैं आपके फॉसिल फ्यूल, तो इनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर ये यूज हो गया, जैसे पेट्रोल आपने डलवाया तो एक बार खत्म हुआ तो फिर वो खत्म, फिर वो दोबारा नहीं बन सकता है ना। लेकिन मेटल आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, उसको जल्दी से खत्म नहीं कर सकते हो। ओके, तो जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज हैं इंडिया में, तो कैसे मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो इंडिया में कैटेगराइज किया गया है कि कैसे कैसे और कितने परसेंट यूज किया जाता है। जैसे कि कोयले का यूज हमारे यहाँ पे 42% है, नेचुरल गैस का यूज 7% किया जाता है, ऑयल का 24%, और कंबस्टेबल रिन्यूएबल वेस्ट इनका यूज किया जाता है 24%, और अदर रिन्यूएबल जो है तो उनका 2% है। न्यूक्लियर का 1% यूज किया जाता है, बहुत ही कम है न्यूक्लियर रिसोर्सेज का यूज, है ना। तो ये एक बेसिकली पाई चार्ट इसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें पढ़ना है। तो पहला है जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब मैंने पहले ही बताया, जिनको आप दोबारा बना सकते हो, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बट कैन बी रीजनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। उनको नेचुरल प्रोसेस से दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, इफ़ देयर इज़ नो इंटरवेंशन इन नेचुरल रीजनरेशन साइकिल। अगर वहाँ पे आप कोई हस्तक्षेप ना करो उनके दोबारा रीजनरेशन में। तो यहाँ पे वाटर, वुड, एयर, सोलर एनर्जी, ये सारा कुछ आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको आप दोबारा से नहीं बना सकते हो, अगर वो ख़त्म हो गए तो वो फिर ख़त्म हो गए, उसको आप दोबारा से रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट हमको सेलेक्टेड रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया फॉरेस्ट, फिर वाटर और मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होता है? फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए बायोटिक community predominant of trees, shrubs or any other woody vegetation usually in a closed canopy। तो फॉरेस्ट क्या है आपका? एक बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि ट्रीज, श्रब मतलब झाड़ियाँ होती हैं, और एनी अदर वुडी वेजिटेशन मतलब और जंगली वनस्पतियाँ, जो कि एक क्लोज्ड कैनोपी में मतलब बंद समुदाय में हों। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कहाँ से आया है फॉरेस्ट वर्ड? ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसे फॉरेस्ट कहते हैं, और उसका मतलब होता है आउटसाइड। ओके, तो ये हुआ फॉरेस्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मतलब जितना भी इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, उसका 20% में, उसके 20% में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। जबकि
इसे 33% तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि लगभग 33% इंडिया का जो कवरेज है तो वो फॉरेस्ट से होना चाहिए, है ना। तो अभी हमारे पास सिर्फ 20% है, तो लगभग 12% जो कम हो रहा है। तो पहली बात तो जो बचा हुआ है उसको हमें संभाल के भी रखना है, ना कि उसको ख़त्म करना है, और प्लस हमें और बढ़ाना भी है इसे। ठीक है, तो ये एक फॉरेस्ट के बारे में हुआ कि कितना एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली। और अगर फॉरेस्ट के फंक्शन के बारे में देखें कि फॉरेस्ट के क्या क्या मुख्य कार्य हैं, तो पहला है यहाँ पे प्रोटेक्टिव एंड एमिलियोरेटिव फंक्शन, मतलब सुरक्षात्मक और अमूल्य कार्य। फिर प्रोडक्टिव फंक्शन, उत्पादक कार्य। नेक्स्ट रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फंक्शन, एंड नेक्स्ट डेवलपमेंट फंक्शन। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्रोटेक्टिव एंड एमिलियोरेटिव फंक्शन। फॉरेस्ट का मतलब ये एक मेन फंक्शन है सुरक्षात्मक और अमूल्य कार्य। तो सुरक्षात्मक मतलब ये कैसे कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। पहला है इसमें वाटर शेड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है वाटर शेड प्रोटेक्शन, मतलब जैसे मान लीजिए बारिश हुई, ठीक है, तो जो सरफेस रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ मतलब कि बारिश हुई तो वहाँ पे मिट्टी का विघटन, मतलब मिट्टी उस सतह से हटना, तो उसको रोकता है। कौन रोकता है? फॉरेस्ट। और नेक्स्ट है जैसे प्रिवेंटिंग फ्लैश फ्लड एंड सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के कटाव को भी ये रोकता है। और बाढ़ जो आती है तो उनको भी रोकता है, मतलब जो बाढ़ का पानी है तो उनको बाहर जाने से रोकता है। जैसे अब सड़क पे पानी गिरा तो वो सीधे नालियों में जाता है, फिर वहाँ पे भर जाता है ना, जल का एक जगह पे जमाव हो जाता है। लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, मतलब वो वहीं पे रहता है और वो उसके ग्रो के लिए सहायता करता है, मतलब ग्रो करने के लिए पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग प्रोलॉन्ग्ड ग्रेजुअल रन ऑफ एंड द सेफ गार्डिंग अगेंस्ट ड्रॉट। तो सूखे के लिए भी बचाव प्रदान करता है और क्रमिक उत्पादन के लिए, वही मतलब उसकी ग्रो के लिए वो सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट एरोजन कंट्रोल, मतलब कटाव पे नियंत्रण, मिट्टी को मतलब पकड़ के रखता है ना, और कटाव नहीं होने देता जब भी बारिश होती है तो, है ना। सीधे मिट्टी को मतलब जब बारिश होती है तो मिट्टी को धोने से रोकता है। ओके, तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट के फंक्शन में ये सब आते हैं। नेक्स्ट, ये भूमि का एक बैंक है, मतलब मिट्टी के जो भी पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखता है, उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट वायुमंडलीय विनियमन, विनियमन एक्चुअली, सॉरी। तो एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब जो वाष्पीकरण के दौरान सौर ताप का अवशोषण, जो सोलर हीट आती है तो एब्जॉर्प्शन करता है उनको, है ना, मतलब पौधों को, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए एक्चुअली ये चीज़ें हेल्प करती हैं। एंड नेक्स्ट है मेंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी मेंटेन करके रखता है जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें, और वहाँ के लोकल क्लाइमेट कंडीशन को भी एम्बिएंट बनाए रखता है, अनुकूलित बनाए रखता है। तो ये हुआ आपका प्रोटेक्टिव एंड एमिलियोरेटिव फंक्शन फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब क्या क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो जैसे कि लोकल यूज के लिए देखा जाए तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो पहला तो फूड प्रोवाइड करता है, जैसे कि पौधों को इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, शिकार करना। तो ये एक कंजप्टिव यूज है जो फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट भी बहुत सारे पाए जाते हैं वहाँ पे, जिनसे कि दवाइयाँ बनती हैं, है ना। और उन प्लांट की कटाई करके या उनको बेच के वहाँ के लोगों की आजीविका चलती है ना। फिर नेक्स्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनटीएफपी। नॉन टिम्बर मतलब कि जो लकड़ी के जो बड़े बड़े मीन्स पेड़ों को गोल गोल जब काटा जाता है तो उन कटे हुए भाग को टिम्बर बोलते हैं, है ना। तो नॉन टिम्बर में आपके कौन कौन से आते हैं? फ्यूल वुड, फ्यूल वुड मतलब कि जो जलाऊ लकड़ी टाइप से, जिनका यूज फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जा सकता है। तो
और पावर जनरेशन प्लांट वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो फ्यूल वुड कहलाते हैं, बर्निंग फ्यूल है ना, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रूट्स भी मिलते हैं यहाँ से, गम भी मिलता है, फाइबर, ये सब चीज़ें कलेक्ट करके लोकल मार्केट में मतलब बेच के वहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्टिव फंक्शन है फॉरेस्ट के। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फंक्शन। तो इको टूरिज्म के लिए भी फॉरेस्ट का यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये सब चीज़ें बताया था ना, तो ये उसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। तो अगर वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट में, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और उससे रेवेन्यू तो जनरेट होता ही है, जैसे कि अभी देखे अपन ने प्रोडक्टिव फंक्शन में, वहाँ पे एक आमदनी भी वहाँ के लोगों के लिए बन रही है, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, तो वो क्या है देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, मतलब जो फॉरेस्ट कवर है जितना भी एरिया है, तो उनका उनके लॉस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। लैंड दैट इज परमानेंटली कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, गोल्फ कोर्स, कैटल पैस्चर्स, होम, लेक्स और डेजर्ट, मतलब जो भी जंगल का एरिया है, तो उनको जब आप कन्वर्ट करते हो किस में, कृषि भूमि में, एग्रीकल्चर लैंड में, गोल्फ कोर्स में, और कैटल पैस्चर पशु चारागाह, घर, झील या रेगिस्तान में परिवर्तित जब आप कर देते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब इस फॉर्म में होता है। तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो वो क्या डिफाइन करता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, तो चेंज ऑफ फॉरेस्ट विद डिप्लीशन ऑफ ट्री ग्रोन कवर मोर देन 90%। मतलब कहीं पे अगर किसी भी एरिया में, अगर मान लीजिए आपने कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर दिया है, एक लैंड आपने सेलेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, और उस जगह पे अगर 90% से कम हो जाते हैं पौधे, मतलब जैसे इंडिया में 20% है, तो ऐसे ही मान लीजिए अगर आप कोई एक लैंड ले लिए हो, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं, है ना, सिर्फ 10% सिर्फ भूमि है रहने के लिए, और 90% पेड़ है, तो उस जगह को हम फॉरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फॉरेस्ट बोलेंगे, है ना। और अगर उससे कम हो जाता है तो फिर वो डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो कॉज क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है सबसे पहला, मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट के सोच रहे हैं वहाँ पे बीज वगैरह डाल के फसल उगाएं, तो ये एक मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन का, और बढ़ती जनसंख्या के कारण ये हो ही रहा है आजकल। दूसरा है कैश क्रॉप इकोनॉमी। कैश क्रॉप मतलब कि ऐसी फसल जिनसे डायरेक्ट कैश मिल सके, जैसे कि चाय पत्ती के जो बाग हैं, तो ये आपके कैश क्रॉप इकोनॉमी में आएंगे। चाय पत्ती वगैरह हो गया, और उनसे रिलेटेड जो भी मीन्स कैश क्रॉप जो भी होंगे आपके फसल, तो वो इसमें आएंगे आपके। उनसे मतलब डायरेक्ट आपको, आप उनको बेचने के लिए उगाते हो वो चीज़ें, है ना। और फूड क्रॉप में आपके ये अनाज आते हैं, जो भी चावल दाल गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा है, जंगल का दायरा छोटा होता जा रहा है, तो इनसे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एक हिसाब से। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो शहरीकरण हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा है, और औद्योगिकीकरण से भी, कहीं पे भी आप इंडस्ट्री स्थापित करते हो तो वहाँ पे अम, वैसे तो सरकार के नियम में आ गया है कि जंगलों की कटाई नहीं करना है, बट फिर भी अ, थोड़ा बहुत भाग तो वहाँ पे कटाई हो ही जाती है। नेक्स्ट, मिनरल एक्सप्लोरेशन। खनिज को अगर आप एक्सप्लोरेशन करते हो, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कटाई करनी पड़ती है ना। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वर, बांध और इन सब का निर्माण करने में भी डिफॉरेस्टेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। फिर ह्यूमन एनक्रोचमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, मानव अतिक्रमण और शोषण के कारण भी हो ही रहा है डिफॉरेस्टेशन। फिर पॉल्यूशन ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से भी आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब अम्लीय वर्षा के कारण भी आपका
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। तो ये सारे कॉज हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना है। तो डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज क्लाइमेट टू बिकम एक्सट्रीम इन नेचर। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्लाइमेट आपका एक्सट्रीम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पेड़ों की कटाई अगर बहुत ज़्यादा होएगी तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का वो एक कारण बनेगा। जो वैसे भी आजकल जो टेम्परेचर हर साल 1-2 डिग्री इंक्रीज हो जा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन से, तो उसका एक बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन ही है ना। और उसकी वजह से भी जो आपके आइस वाली जो जगह हैं तो वहाँ पे आर्कटिक आर्कटिक ओशियन वगैरह में क्या हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह में वहाँ पे आपका जो बर्फ है तो वो कहीं ना कहीं पिघलती जा रही है। हर साल न्यूज़ में आता रहता है जैसे आप देखते होगे। तो ये एक डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्ट्रेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज मे मेक सम स्पीसीज मोर ससेप्टेबल टू द इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट पॉल्यूशन डिसीज एंड फायर। मतलब पर्यावरण परिवर्तन का तनाव कुछ प्रजातियों को कीड़ों, प्रदूषण, बीमारी और आग के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील बना सकता है। मतलब अगर आप एनवायरनमेंट में चेंज ला रहे हो, मतलब डिफॉरेस्टेशन करके अगर एनवायरनमेंट में कुछ इफेक्ट हो रहा है तो जो कीड़े वगैरह हैं जो भी हैं तो वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील हो सकते हैं, है ना। जैसे जो मतलब आग वगैरह है जैसे, तो उनके भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। बीमारी के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, प्रदूषण बढ़ने के भी चांसेस जो हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन से ये सब इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है कहीं ना कहीं। और रिसोर्सेज जो हैं तो वो भी डिस्ट्रक्ट होते हैं। मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो भी मिनरल्स हैं और जो एयर है, वाटर है, तो इन सब का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये घट रहे हैं, है ना। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। जो इकोसिस्टम में मैंने बताया था ना इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है कहीं ना कहीं। फूड चेन प्रभावित हो रही है। और CO2 भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फूड प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही और बढ़ेगी, है ना। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी उससे इंक्रीज होगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू।